1970 में साइंसदानों ने कायनात में एक बहुत ही अजीब चीज नोट की। दरअसल हुआ कुछ यूं कि साइंसदानों ने कायनात में आने वाली रोशनियों की मदद से कायनात का नक्शा बनाने की कोशिश की और इस कोशिश के दौरान साइंसदानों ने यह बात नोट की कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक सिरे के टेम्परेचर और दूसरे सिरे के टेम्परेचर में हल्का सा फर्क है। अब हालांकि ये फर्क बहुत ही मामूली मिकदार में था, लेकिन ये फर्क नोट किया गया। यानी हमारी मिल्की वे के एक सिरे का टेम्परेचर जरा सा ज्यादा था और इस टेम्परेचर के फर्क ने साइंसदानों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा क्यों है। अब जब इस सवाल के जवाब की तलाश में साइंसदानों ने मजीद कोशिश की तो एक अजीब बात यह सामने आई कि एक नामालूम चीज हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को अपनी तरफ खींच रही है और जिस साइड से ये चीज हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को खींच रही है उसी साइड का टेम्परेचर जरा ज्यादा है, यानी उस खिंचाव की वजह से ये टेम्परेचर बड़ा है। लेकिन आखिर ये ऐसी क्या चीज थी कि जो पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को अपनी तरफ खींच रही है। उस वक्त साइंसदानों को ये मालूम नहीं था कि ये क्या चीज है जो हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को अपनी तरफ खींच रही है। लिहाजा साइंसदानों ने इस नामालूम पुरस्कार चीज को द ग्रेट अट्रैक्टर का नाम दिया। साइंसदानों को इस बात की तलाश थी कि जो ये ग्रेट अट्रैक्टर है ये बेसिकली मौजूद किस तरफ है। अब शुरू में साइंसदानों के पास ऐसी कोई इक्विपमेंट नहीं थी कि जिसके जरिए ये मालूम किया जा सकता कि ये ग्रेट अट्रैक्टर आखिर मौजूद कहां है, क्योंकि हबल टेलीस्कोप या किसी भी टेलीस्कोप के जरिए ये मालूम नहीं किया जा सकता था। इस ग्रेट अट्रैक्टर के बारे में मालूमात ना होने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि हमारी दुनिया यानी हमारा सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक किनारे पर मौजूद है, जबकि ये ग्रेट अट्रैक्टर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के दूसरे किनारे के भी उस पार मौजूद है और हमारी जमीन से इस ग्रेट अट्रैक्टर के बीच में बहुत सारे धूल के बादल और सितारों की रोशनियां हैं, जिसकी वजह से यह मालूम करना बहुत मुश्किल था कि आखिर ये चीज क्या है। इस मुश्किल को हल करने के लिए साइंसदानों ने इंफ्रारेड दूरबीन इजाद की। इंफ्रारेड दूरबीन की खासियत यह है कि ये बादलों और रोशनियों के आर पार भी देख सकती है और इंफ्रारेड दूरबीन की वजह से 1986 में हमें यह बात मालूम हुई कि ये ग्रेट अट्रैक्टर दरअसल मौजूद किस तरफ है। उसके कुछ अरसे बाद साइंसदानों को यह बात भी मालूम हुई कि ये ग्रेट अट्रैक्टर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 150 से 250 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है। लेकिन यहाँ पर अजीब और पुरस्कार बात यह थी कि 150 से 250 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर होने के बावजूद इस ग्रेट अट्रैक्टर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि इतनी दूरी से भी हमारी गैलेक्सी को अपनी तरफ खींच रहा था। अब ये बात तो सबको मालूम है कि ब्लैक होल हमारी कायनात की पुरस्कार चीजों में से एक है और हमें मालूम है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है और इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये रोशनी को भी रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, यानी अपने अंदर ही गायब कर लेता है। और बाज़ ब्लैक होल इतने बड़े होते हैं कि वो अरबों स्टार्स पर मुश्तमिल एक गैलेक्सी को भी हड़प कर सकते हैं। वैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं तो इस मुतालिक पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जिस ग्रेट अट्रैक्टर की बात कर रहे हैं उसकी ग्रेविटी यानी उसकी कशिश ब्लैक होल से कई गुना ज्यादा थी। काफी अरसे तक साइंसदानों को यह बात तो मालूम नहीं थी कि आखिर ये है क्या चीज। ये कोई बहुत बड़ा यानी मैसिव ब्लैक होल है, किसी सुपर क्लस्टर का सेंटर पॉइंट है, या फिर इस मुकाम पर डार्क मैटर की बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद है, या फिर इसकी कोई और वजह है। शुरू में कुछ लोगों का यह भी ख्याल था कि हमारी कायनात का सेंटर पॉइंट हो सकता है, यानी जहां से कायनात फैलना शुरू हुई। साइंसदानों ने यह बात मालूम की कि यह ग्रेट अट्रैक्टर 150 से 250 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर होने के बावजूद हर सेकंड में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को तकरीबन 600 किलोमीटर की रफ्तार से खींच रहा है, जिसका मतलब यह हुआ कि यह सिर्फ एक रात में तकरीबन 2.5 करोड़ किलोमीटर की रफ्तार से इसे खींच रहा है। वैसे इस ग्रेट अट्रैक्टर की पुरस्कारियत ने साइंसदानों को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाने पर भी मजबूर किया और आज हमारे पास रेडियो, इंफ्रारेड विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, गामा रे और यहाँ तक के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हर हिस्से को डिटेक्ट करने वाली दूरबीनें भी आज हमारे पास मौजूद है। और खास तौर पर रेडियो और इंफ्रारेड डिटेक्टर की मदद से हम इस ग्रेट अट्रैक्टर के बारे में काफी मालूमात हासिल करने के काबिल हुए और बिलाखिर एक वक्त आया कि इस रात से पर्दा उठ गया और हमें मालूम हुआ कि ये ग्रेट अट्रैक्टर दरअसल 2 गैलेक्सीज के सुपर क्लस्टर्स हैं और इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि ये अपने आस पास के क्लस्टर्स को भी हरकत दे रहे हैं, यानी उन्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं। यानी बहुत टाइम बाद हमें यह बात तो कंफर्म हो गई कि ये कोई ब्लैक होल नहीं बल्कि 2 गैलेक्सीज के सुपर क्लस्टर्स हैं। लेकिन साइंसदानों को यह बात भी मालूम हुई कि ये क्लस्टर्स भी किसी तरफ खींचते चले जा रहे हैं, क्योंकि 2005 में साइंसदानों ने जब स्पेस का एक्सरे सर्वे किया तब साइंसदानों को मालूम हुआ कि ये ग्रेट अट्रैक्टर भी जिस तरफ खींचता चला जा रहा है वो पॉइंट भी दरअसल एक सुपर क्लस्टर है जिसकी ग्रेविटी इससे भी ज्यादा है। अब हालांकि ये सुपर क्लस्टर इस ग्रेट अट्रैक्टर से भी 650 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है और इस क्लस्टर को साइंसदानों ने शेपली सुपर क्लस्टर का नाम दिया है, जिसकी बेपनाह ग्रेविटी की वजह से साइंसदानों ने इसे हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में सबसे ज्यादा बड़ी चीज का नाम दिया है। लेकिन चले हमें यह बात तो मालूम हुई कि ये बहुत ज्यादा खिंचाव यानी ये ग्रेविटी दरअसल इन सुपर क्लस्टर्स की वजह से थी। लेकिन ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनके हमारे जहनों में सवाल आते हैं कि ये ग्रेविटी अगर ये है तो ये किस वजह से है, यानी ग्रेविटी को बनाने वाली चीज क्या है, यानी ये ग्रेविटी कौन से पार्टिकल्स या किस चीज की वजह से बन रही है। इसी तरह हम ये बात जानते हैं कि हमारी कायनात फैल रही है और इसके फैलने की स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन आखिर वो कौन सी चीज है जो इस कायनात को फैलने पर मजबूर कर रही है।
है। साइंसदानों का ख्याल था कि कायनात के फैलने के पीछे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी या फिर एंटी मैटर हो सकता है। अब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एंटी मैटर के बारे में हम कुछ मालूमात रखते हैं। साइंसदानों ने 1920 में यह बात मालूम की कि हर मैटर के पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल भी मौजूद है। मिसाल के तौर पे हम ये जानते हैं कि हर एटम के इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन अगर हम एंटी मैटर की बात करें तो वो भी इसी तरह का मैटर है, लेकिन उसके एटमों में इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी वो इसके उलट होगा। और हमें मालूम है कि ये मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, और अगर ये दोनों जर्रे एक दूसरे से मिल जाएं तो ये तबाह हो जाते हैं। अब शुरू में साइंसदानों का ये ख्याल था कि चूंकि ये दोनों जर्रे एक दूसरे को दूर करते हैं और अगर नजदीक आए तो एक दूसरे को तबाह करते हैं, सो हो सकता है कायनात को यही चीज फैला रही है। और साइंसदानों को यह भी मालूम हुआ है कि बिग बैंग के फौरन बाद मैटर और एंटी मैटर बराबर मिकदार में मौजूद थे, लेकिन जैसे ही कायनात फैल गई तो एंटी मैटर गायब हो गई। अब ये एक मिस्ट्री है कि ये एंटी मैटर कहां गायब हो गए, क्योंकि अभी तक हमें कायनात में कहीं पर एंटी मैटर नजर नहीं आते। लेकिन ये बात जरूर की जाती है कि बिग बैंग के वक्त ये एंटी मैटर काफी मिकदार में मौजूद था। अलबत्ता लेबोरेटरीज में साइंसदान एंटी मैटर को पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। इन पर सालों से तजुर्बात किए जा रहे थे और इसी साल के एक तजुर्बे में ये बात मालूम हुई, यानी एक राज ये खुला। दरअसल सिरिल लैब में साइंसदानों ने हाइड्रोजन के एटमों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जरिए होल्ड किया, क्योंकि एक बहस ये जारी थी कि अगर मैटर और एंटी मैटर बिल्कुल एक जैसी क्वालिटीज रखते हैं तो फिर ग्रेविटी का असर भी दोनों पर बराबर होना चाहिए। और इसी बात पर तजुर्बे के लिए साइंसदानों ने जब हाइड्रोजन के एटमों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होल्ड किया और इसे होल्ड करने के बाद जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ की गई तो एंटी मैटर के ये जर्रात जमीन की ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरने लगे, और ये तजुर्बा जितनी बार किया गया ये एंटी मैटर नीचे ही गिरते रहे, यानी जमीन की ग्रेविटी ने इन जर्रात को अपनी तरफ खींचा। सो इस तजुर्बे के बाद साइंसदानों को यह बात मालूम हो गई कि एंटी मैटर पर भी ग्रेविटी का असर होता है। सो इस बात से साइंसदानों को यह बात भी मालूम हो गई कि कायनात के फैलाव में एंटी मैटर का हाथ नहीं है, बल्कि इसकी वजूहात में डार्क मैटर या डार्क एनर्जी ही है। अलबत्ता एंटी मैटर की एक मिस्ट्री तो ये बाकी है कि कायनात के फैलाव के बाद ये कहां गायब हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी वाज़ेह कर दूं कि बहुत से लोगों को लगता है कि बिग बैंग एक धमाका था, जबकि साइंसदान इसको धमाका नहीं कहते। साइंसदान इसको एक गुब्बारे की मिसाल से बयान करते हैं, यानी आप एक ऐसा गुब्बारा लीजिए जिस पर बहुत सारे डॉट्स मौजूद हैं। हवा भरने से पहले इस पर जो डॉट्स मौजूद हैं वो एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन जैसे ही आप इस गुब्बारे में हवा भरते हैं ये डॉट्स बहुत तेजी से एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। अब अगर आप हकीकतन देखेंगे तो ये डॉट्स एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे, बल्कि हवा के प्रेशर की वजह से इनके बीच में फासला बढ़ रहा है। और हम इस हवा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हवा क्या है, यानी ये तमाम गैलेक्सीज ये सब एक जगह मौजूद थी और इसके बाद जब ये फैलना शुरू हुई, जिस तरह उस गुब्बारे में हवा भरने की वजह से डॉट्स दूर हो रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह कायनात के फैलाव के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश अभी भी साइंसदान कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब अब तक कोई नहीं दे सका, और वो सवाल ये है कि बिग बैंग से पहले क्या था। यानी हम ये तो जानते हैं कि 13.8 बिलियन साल पहले ये फैलाव शुरू हुआ, लेकिन इस बिग बैंग से पहले यानी इस फैलाव से पहले क्या मौजूद था। अब कुछ साइंसदानों का यह ख्याल है कि बिग बैंग से पहले कुछ भी मौजूद नहीं था, जबकि कुछ साइंसदान कहते हैं कि बिग बैंग से पहले भी कुछ मौजूद था। अब हकीकत क्या है, इस मौजूदा साइंस में हम इसका जवाब फिलहाल नहीं दे सकते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।